गर्मियों की छुट्टियों में इस बार हम लोगों ने मेरे दादा के घर जाने का प्लान किया था। मेरे पिता और दोनों चाचा शहर में रहते थे, पर मेरे दादा दादी अभी भी गांव में ही रहते थे। मेरे माता पिता और चाचा ने उन्हें बहुत बार शहर में उनके साथ आकर रहने के लिए कहा था, पर उन लोगों को शहर की हवा रास ही नहीं आती। जब हम छोटे थे, हम गर्मियों में दादा दादी के घर पर जाते थे, पर पिछले 4 या 5 साल से वहां जाना नहीं हो पाया था। कभी एग्जाम तो कभी कहीं और घूमने का प्लान रहता था, इसलिए दादा और दादी को यहां बुला लेते थे। पर इस बार हम सभी बच्चों ने वहां जाने की ठान ली थी। हम लोग दादा और दादी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मैं, मेरा भाई और मेरे दोनों चाचा के बच्चे, कुल मिलाकर हम सब 6 बच्चे थे। मेरे दादाजी गांव के सरपंच हैं। हमारा एक बड़ा सा पक्का मकान है। घर से थोड़े ही दूर एक बड़ा सा खेत है। हम दादा दादी के घर जाकर खूब मस्ती करते। गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब में बहुत मानते थे। हमारे खेत से थोड़े ही दूर एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। गांव के लोगों का कहना था कि इमली के पेड़ पर चुड़ैल का वास था। जब भी हम खेत में जाते थे तो मेरी दादी हमको घर से सूचना देकर भेजती थी। देखो बच्चों, उस इमली के पेड़ के पास से मत जाना, उससे दूर ही रहना। हम भी छोटे थे, दादी की बात सुन लेते थे। करीब 4-5 साल बाद आखिरकार हम लोग दादा दादी के घर पहुंच ही गए। सारे भाई बहनों में से मैं बड़ा था। मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 17 साल की है। मुझसे मेरी छोटी बहन जिसका नाम रिंकी है वो 15 साल की है। और बाकी मेरे चाचा के बच्चे जिनके नाम थे रोनी, सीमा, आर्यन और मीरा, वो भी करीब 15 या 16 साल के ही हैं। दिन भर हमने बहुत मस्ती की। दादी के हाथ का स्वादिष्ट खाना भी खाया। दिन भर धूप थी, जिसके कारण शाम के करीब 6 बजे मैंने और सारे भाई बहनों ने खेत में जाने का सोचा। तभी दादी ने बोला, नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर में ही रात हो जाएगी। तुम्हारे दादा के पैर में भी दर्द रहता है, वरना उनके साथ तुम्हें भेज देती। अभी खेत में जाना सही नहीं होगा। तुम लोगों को तो पता है ना कि हमारे खेत के बाजू में ही इमली का पेड़ है। अभी दादी अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही हम सबने दादी को समझाया। क्या दादी, आप कौन सी सदी में जी रही हो? चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। दादा और दादी ने हम सबको बहुत समझाया, पर हमने उनकी एक नहीं सुनी और कहा, हम यहाँ से सीधा खेत में ही जाएंगे और वापस आ जाएंगे। उस पेड़ की तरफ देखेंगे तक नहीं, बस अब तो जाने दो। आखिरकार हमारी जिद के सामने उन्हें हारना पड़ा और बहुत ही भारी मन से दादा और दादी ने खेत में जाने की परमिशन दे दी। हम सब खेत की तरफ चल दिए। खेत में थोड़ी देर खेलने और टहलने के बाद जब हम घर की ओर जा रहे थे तो हमें वो इमली का पेड़ दिखा। शाम के करीब 7:30 का समय था, पर ऐसा लग रहा था जैसे काली रात हो गई हो। पेड़ बहुत ही भयानक दिख रहा था। जब हम वहां से गुजरे तो अचानक से पेड़ के पत्ते हिलने लग गए। जोरों से हवा चलने लगी। मैंने मेरे कजिन्स को बोला, चुपचाप निकलो इधर से। पर मेरा चचेरा भाई रोनी अलग ही मस्ती में था। हम सबके लाख मना करने के बावजूद वो उस पेड़ के नीचे गया। वहां एक मटके के अंदर कुछ सामान था, जैसे कि बिंदी, चूड़ियां, नेल पेंट और लिपस्टिक। ऐसी श्रृंगार की चीजें और मिठाइयां थी। मेरे मना करने के बावजूद उसने वो मटकी उठा ली और बोला, यार मिठाई तो बड़ी फ्रेश लग रही है, खाकर देखो कैसी है। हम कुछ बोले उससे पहले ही उसने वो मिठाई खा ली। अचानक से उसके हाथ से मटकी छूट गई और नीचे गिरकर टूट गई। ये देखकर वो बोला, ओ चुड़ैल जी, देखिए मैंने तो आपकी मटकी भी तोड़ दी और मिठाई भी खा ली। अब प्लीज मुझसे नाराज मत होना। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। रोनी को सही सलामत देखकर दूसरी कजिन सीमा भी वहां पर गई और उसने लिपस्टिक और नेल पेंट उठा ली और बोली, वाह कितना ब्यूटीफुल कलर है। हम सबके लाख समझाने के बावजूद भी उन दोनों ने उन चीजों को छुआ। जब मैंने बहुत गुस्सा किया और दादा दादी को बताने की धमकी दी, तब दोनों सब छोड़कर हमारे साथ घर के लिए चल दिए।
उन दोनों के अलावा बाकी के हम चारों कजिन्स ने घर जाकर दादा दादी को सब कुछ बताने का ठान लिया, पर रोनी और सीमा ने हाथ पैर जोड़कर उनको कुछ नहीं बताने के लिए बहुत मिन्नतें करी। जब हम घर गए तो वहां दादा दादी बहुत चिंतित और डरे हुए थे। उनको ऐसा देखकर हमने भी रोनी और सीमा की बात नहीं बताई। हमें लगा चिंता के कारण कहीं उनकी तबीयत बिगड़ ना जाए। खाना खाकर हम सब आंगन में अपनी अपनी खटिया पर सोने चले गए। रात को अचानक रोनी को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी छाती पर एक डरावनी शक्ल की औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, गंदे से लंबे दांत थे, उसके चेहरे पर बहुत सारे जख्म थे जिससे खून निकलकर सूख गया हो ऐसा लग रहा था। वो रोनी को गुस्से से देखकर उसका गला दबा रही थी। रोनी ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की पर नाकामयाब हुआ। उस चुड़ैल ने एक भारी और डरावनी आवाज में कहा, क्यों रे, तू मेरी मिठाई खाएगा? मेरी चीजों को हाथ लगाया? बड़ी हंसी आ रही थी ना तुझे? तभी रोनी ने अपनी सारी शक्तियां लगाकर उसे एक जोर का धक्का मारा और अपनी जगह से उठकर घर में अंदर जाने के लिए चिल्लाते हुए भागने लगा, पर उसकी चीख कोई नहीं सुन पाया। रोनी ने जब उस चुड़ैल के उल्टे पैर देखे तो डर के मारे वो कांपने लगा। चुड़ैल ने रोनी को हवा में उड़ाते हुए अपने इमली के पेड़ की ओर ले गई और उसे पेड़ पर उल्टा लटकाकर रोनी की गर्दन को 360 डिग्री मोड़कर उसे मार डाला। दूसरे दिन घर के सारे लोग रोनी को ढूंढने में परेशान हो गए। तभी गांव के आदमी ने आकर दादाजी को खबर दी, सरपंच जी, वो आपका पोता उस इमली के पेड़ पर। हम सब की धड़कनें तेज हो गई। दादा दादी को जिस चीज का डर था वही हुआ। उस चुड़ैल ने उनके पोते की जान ले ली थी। अभी तो सब उस पेड़ की तरफ जाने के लिए निकल ही रहे थे कि घर के एक कमरे से सीमा की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। सभी डरते हुए उस आवाज की दिशा में गए तो कमरे में एक कोने में सीमा सहमी हुई बैठी थी। उसका पूरा रूप ही बदल गया था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और गंदे से लंबे दांत थे। उसके चेहरे पर बहुत सारे जख्म थे जिससे खून निकलकर सूख गया हो ऐसा लग रहा था। उसे देखकर सब डर के मारे चौंक गए। अचानक से सीमा रोने लगी और बोली, दादा, दादी, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे उसकी चीजों को नहीं छूना था। फिर अचानक से जोरों से हंसने की आवाज आने लगी और सीमा एक भारी आवाज में बोली, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। मेरी चीजों पर हाथ मारा है किसी ने। इतना बोलकर सीमा खड़ी हो गई और दीवारों पर चलते हुए पंखे की ओर गई और पंखे पर उल्टा लटक गई। जब सबने उसके पैर देखे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सीमा के पैर चुड़ैल के पैरों की तरह उल्टे हो गए थे। अचानक से इतना सब कुछ देखकर दादी का बुरा हाल हो गया था। वो दुख और डर के मारे बेहोश हो गई। रो रो कर सबका बुरा हाल हो गया था। मैंने मेरे पेरेंट्स को रोते हुए फोन लगाया और पूरी बात बताई। सब बहुत सहमे हुए थे। ऐसे समय पे दादाजी ने हिम्मत दिखाई और सीमा के पास जाकर कहा, मेरा एक बच्चा तो खा गई, पर इसे तो छोड़ दे। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, इसने मेरे श्रृंगार की चीजों को लिया था, अब मैं इसकी जान लूंगी। दादाजी ने कुछ नहीं बोला और वहां से चल दिए। इस दौरान मेरे पेरेंट्स और चाचा चाची भी आ गए थे। सब सीमा का ऐसा रूप देखकर हैरान थे। करीब 3 घंटे हो गए थे। हम सब बेहोश दादी के पास बैठे बैठे एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। तभी दादाजी एक अघोरी बाबा को लेकर आए। एक अनोखा तेज था अघोरी बाबा के चेहरे पर। अघोरी बाबा सीमा के कमरे में गए। सीमा अभी भी पंखे पर लटकी हुई थी। बाबा को देखकर वो दीवार पर चलते हुए नीचे आई और बोली, ए अघोरी, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, चला जा यहाँ से। इस लड़की को मैं लेकर ही जाऊंगी। तेरा समय अब पूरा हुआ। बोलकर अघोरी बाबा ने भगवान काल भैरव की भस्म उस चुड़ैल पर डाली। भस्म पड़ते ही चुड़ैल तड़पने लगी और बोली, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा, चला जा यहाँ से।
बाबा ने मंत्रोच्चार करते हुए वहीं पर ईंटें लगाकर एक हवन कुंड बनाकर हवन की विधि करने लगे। ये सब देखकर चुड़ैल तड़पते हुए बाहर आई और बोली, इस लड़की को मारकर मैं चली जाऊंगी। तू मेरे और इस लड़की के बीच में मत आ। पर बाबा ने उसकी एक नहीं सुनी और उस पर मंत्र बोलकर पवित्र गंगा जल का छिड़काव किया, जिसके कारण उसकी शक्ति क्षीण हो गई। धूप और हवन कुंड के पवित्र धुएं से वो चुड़ैल जलने लगी और अंत में वो राख में बदल गई। अब दादी को भी होश आ गया था। रोनी की अंतिम विधि करके सब दादा और दादी को लेकर शहर आ गए। पर वो इमली का पेड़ आज भी वहीं है। आज भी कोई उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए कहते हैं, हमें हमारे बुजुर्गों की बातें मान लेनी चाहिए।